तो गुड मॉर्निंग की जगह नमस्ते कर लिया करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने बताया था ना आप लोगों को नमस्ते का मतलब क्या होता है ना। ऑनलाइन में हमारे साथ आज बहुत सारे छात्र जुड़े हैं, तो हेलो मैम, हाउ आर यू। मैं वही अभी पढ़ते हुए कह रही थी कि ये ऐसा भी तो हो सकता था, नमस्ते मैम कैसी हो आप, तो ज़्यादा अच्छा रहता। पता नहीं आप लोगों को पता है, कल तो क्रिसमस डे मनाया गया था। मैं देख रही थी कि शायद हमारी दिवाली भी उतने उत्साह और जोश से नहीं मनाई जाती जितने उत्साह और जोश से हमारा देश कल क्रिसमस डे में डूबा हुआ था। और फिर मैं इसी विचार में थोड़ा सा और डूब गई। फिर सोचा, क्या इन सभी लोगों को ये बात पता है कि क्रिसमस डे क्यों मनाया जाता है? मुझे नहीं लगता कि किसी को ये भी पता होगा कि क्रिसमस डे मनाया क्यों जाता है, क्यों सांता क्लॉज बनता है, क्यों ये पेड़ सजाया जाता है। कुछ नहीं पता, बस एक अंध भीड़ की तरह बस पीछे जा रहे हैं। फिर मेरे मन में एक दूसरा विचार आया कि मुझे कोई ऐतराज नहीं है, आप क्रिसमस डे मनाओ, आप ईद मनाओ या कुछ भी मनाओ, अच्छी बात है, सारे त्यौहार मनाने चाहिए। पर ऐतराज इस बात से है कि क्या आप सनातनी होकर आपके बच्चों को वो सब कुछ आता है जो आपकी खुद की संस्कृति का है? क्या आपने अपने बच्चों को वो सारी चीज़ें बताई हैं कि आपके कितने त्यौहार हैं, हिंदुओं के कितने त्यौहार हैं, मुस्लिमों के कितने हैं, ईसाइयों के कितने हैं, सिख धर्म के कितने हैं? क्या वो सारी चीज़ें बताई हैं? पर देखने में लगता है नहीं, हम केवल और केवल किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं? अंग्रेजी भाषा के पीछे। मैं गई थी इस शनिवार बाहर कहीं घूमने के लिए, साथ में मेरा भाई भी था। तो वहाँ पे हम दोनों ही बात कर रहे थे। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मेरा भाई भी थोड़ा सा इन बातों पे ध्यान देता है। तो हम लोग ऐसी जगह पर गए थे जो आप ये कह सकते हो कि थोड़ा मध्यम वर्ग से थोड़ा ऊपर वाले लोग जो होते हैं। तो वहाँ पे एक चीज़ देखी कि किसी को बोलने के लिए एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ? पहला एक लाइन एक्सक्यूज़ मी, फिर उसके बाद हिंदी, ऐसे ही फिर देखा 2 लाइन इंग्लिश, उसके बाद तीसरी फिर हिंदी, फिर 4 लाइन इंग्लिश, फिर उसके बाद पूरी गवारू भाषा में आसपास। मैं तब ये चीज़ सोच रही थी, आखिर क्या फ़ायदा है, मतलब क्या ज़रूरी है अंग्रेज़ों की गुलामी को अपने सिर पे ढोने का? हम एक्सक्यूज़ मी की जगह जरा सुनिए, माफ़ कीजिएगा, या इस तरह के शब्दों का प्रयोग भी तो कर सकते हैं, पर नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में तो अभी भी गुलामी छाई हुई है और अभी भी हम गुलाम हैं। हम तब अंग्रेजों के गुलाम थे, अब अंग्रेजी के गुलाम हैं। सामने वाला भी गुलाम है जो एक्सक्यूज़ मी सुनकर सहम जाता है, और कहने वाला भी गुलाम है जो समझता है कि इसी बात से मेरी बात सुनी जाएगी। तो अब तो आजकल मेरा दिमाग थोड़ा सा चेंज होने लगा है। अगर कोई मुझसे इंग्लिश में बात करने की कोशिश करता है तो मैं उसको ऐसे देखती हूँ जैसे पता नहीं कहाँ से आ गया है। मैं यही चीज़ कहती हूँ, भाई माफ़ करना, मुझे नहीं आती आप जिस भाषा में बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में अंग्रेजी को भाषा के रूप में यानी लैंग्वेज के रूप में लिया ही नहीं गया। हमारे देश में अंग्रेजी को लिया गया एक स्किल के रूप में। अगर आपको ये नहीं आती तो आप बेवकूफ़ हैं, आप अनपढ़ हैं, आप गवार हैं और कुछ नहीं। मतलब इस तरह की सोच हमारे दिमाग में बैठ दी गई है। अब इसे बदलना है। इसे बदलना क्यों है? अपनी पहचान के लिए, अपने मान के लिए, अपनी शान के लिए, ताकि आप अपना जब मुंह खोलें तो आप अपना मुंह हिंदी में खोल रहे हैं तो सामने वाले को ऐसा ना लगे कि आप कुछ नहीं जानते। तो ये चीज़ हमको कहाँ से शुरू करनी पड़ेगी? अपने ही स्तर से शुरू करनी पड़ेगी, और आप ही सबको शुरू करनी पड़ेगी। और एक बात और ध्यान रखिए, ये भारत बनाम जो इंडिया बन गया है, भारत अभी अपनी भाषा को संभाले हुए है, लेकिन ये इंडिया बहुत हराम हो गया है। अब ऐसे मैं स्टेज पे आके और मैं ये शब्द प्रयोग कर रही हूँ तो सच में ही बहुत निकम्मा हो गया, बहुत हराम हो गया है। जिस देश का खाता है उसी देश के, कहते हैं ना, उसी थाली में छेद कर रहा है। हिंदुस्तान का खाता है, भारत का खाता है, लेकिन भारत को बना रहा है गुलाम किसी और देश। आप किसी भी देश में चले जाओ,
अगर आप उनकी भाषा में बात नहीं करोगे, उन्हें अंग्रेजी आती भी होगी तो भी वो आपकी मदद नहीं कर सकते। ये हर देश की कहानी है। वो क्या आप शुरुआत में टूटी फूटी उनके देश की भाषा बोल दो, वो आपको तुरंत, या तो आपकी अगर उन्हें हमारे देश की भाषा आती होगी तो उसमें बोलेंगे ना, नहीं तो फिर अंग्रेजी में आपको बता देंगे, मदद कर देंगे। पर उन लोगों का कहना ये होता है कि आप पहले हमारे देश में आए हो तो हमारे देश की थोड़ी इज्जत तो करो, हमारे देश में आओ तो। और हम हिंदुस्तानी ऐसे ना, हम अपनी भी नहीं करेंगे, अपनी देश की भी इज्जत नहीं करेंगे, अपने लोगों के साथ भी नहीं। खैर चलो, ये तो मेरा थोड़ा सा विचार था। कल 2 दिन में आए थे, तो हमारे साथ और भी सारे स्टूडेंट जुड़े हैं आज की क्लास में नए। हमारा बैच शुरू हुआ है यहाँ पर आज से नया, तो मैं आपको यहाँ पर चीज़ें बताती हूँ। अच्छा, ऑनलाइन में मुझे एक कमेंट दिखाई दी है कि लैंग्वेज एक ही होनी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अंग्रेजी को आप सीखिए, मैं कभी अंग्रेजी का विरोध नहीं करती। मैं ये नहीं कहती कि आप अंग्रेजी मत सीखिए, अंग्रेजी बेकार है। नहीं, सीखिए, बहुत अच्छी भाषा है। भाषा सारी अच्छी होती है, जितनी भी हो। बस आपको क्या करना है, आपको अपनी भाषा का भी सम्मान करना है, जो आपकी अपनी भाषा है। चलो, हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज हमारे साथ बहुत सारे नए छात्र जुड़े हैं और हमारी क्लास में बहुत सारे पुराने छात्र हैं। अलग अलग तरीके से हैं, कुछ भाग 1 से हैं, कुछ भाग 2 से हैं, कुछ भाग 3 से अब शुरू होने वाले हैं। तो यही सबसे पहले मैं आप लोगों को पाठ्यक्रम बता देती हूँ आज का, कि हम लोग यहाँ ऐसे कैसे हैं बीच में कि पहले पुराने छात्र भी हैं और नए छात्र भी हैं। तो जो सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम है वो मैंने बनाया है 3 हिस्सों में। और 3 हिस्सों में इन्हें बनाने का कारण क्या है? कारण ये है कि जो हमारी क्लास है वो लगभग 2.5 महीने से 3 महीने तक की होती है, ठीक है, छुट्टी वगैरह भी लगा के। तो एक लंबा समय हो जाता है। अगर हम भाग 1 यहाँ पर वर्णमाला हमारा शुरू होता है, अगर इसी से हम अपनी क्लास शुरू करने का इंतज़ार करेंगे तो 3 महीने तक बहुत सारे छात्र वेटिंग में रहते हैं, यानी उन्हें इंतज़ार करना पड़ता है इस बैच का। तो यहाँ पर मैंने इसको 3 भागों में बांटा है और इस तरह से बांटा है कि जिन टॉपिक या कहें जिन अध्यायों का एक दूसरे से मतलब है या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उनको एक भाग में रख दिया है, और जो एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए हैं तो उनको दूसरे भाग में उठा के रख दिया है। तो ये कुछ इस तरह से मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे तो कुल आपको 8 इकाई मिलेंगी जो आप क्लास में आएंगे। बहुत पतली सी होती है, 30-40 पेज की एक इकाई होती है, यानी हमारे टॉपिक है। तो 8 छोटी छोटी किताबें मिलेंगी आपको। वो किताबें आपकी क्या है? किताबें कम हैं, आपकी कॉपी ज़्यादा है, यानी लिखना भी है आपको, एक तरह से किताब भी है और एक तरह से कॉपी भी है। तो ये 8 में से पहली 3 कॉपी जो आपकी होती हैं, किताब होती हैं, ये भाग 1 में होती हैं। और भाग 1 में वर्णमाला से हमारा टॉपिक शुरू होता है। अच्छा, इससे पहले आपको ये और बता दूं कि हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं, तो व्याकरण को हम 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं: वर्ण विभाग, शब्द विभाग, पद विभाग और वाक्य विभाग। और इसी के आधार पर हमने इनको बांटा है। भाग 1 में हमारे ये दोनों आ जाते हैं, ठीक है, वर्ण विभाग और शब्द विभाग। और भाग 2 में हमारे ये दोनों आ जाते हैं, पद विभाग और वाक्य विभाग। और भाग 3 जो हमारा बचता है, तो आप लोगों ने देखा होगा, आप में से बहुत सारी परीक्षा ऐसी होती है जिनमें हिंदी साहित्य का आता है, ऑब्जेक्टिव में हिंदी साहित्य। और हिंदी साहित्य में होता है जैसे रचना एवं रचनाकार, रस, छंद, अलंकार, पुस्तकों के नाम दिए होते हैं, पत्रिकाओं के नाम दिए होते हैं। हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम क्या है, ये सारी चीज़ें दी होती है। पत्र लेखन होता है, भाषा विज्ञान का और क्षेत्र होता है, संक्षेपण होता है, अपठित गद्यांश, पद्यांश, ये सारी चीज़ दी होती है। तो वो सारी चीज़ आपकी किस में रहती हैं? भाग 3 में। और ये सारे जितने भी मैंने अभी तक नाम लिए, ये सारे टॉपिक ऐसे होते हैं, इनका अपने आप में एक बेसिक होता है और अपने आप में ही एडवांस होता है। यानी एक ही टॉपिक जब आपका शुरुआत होगा, उसका आगे पीछे किसी ही टॉपिक से कोई लेना देना नहीं होता, तो वो हमारे भाग 3 में आ जाते हैं। और ये भाग 3 हमारा शुरू होता है अलंकार से। तो आज हमारी जो क्लास शुरू होगी वो यहीं से शुरू होगी। इसमें मैं जल्दी से आप सभी लोगों को बता देती हूँ विस्तार से कि क्या क्या हम पढ़ते हैं इनमें।
जैसे भाग 1 की हम बात करेंगे तो भाग 1 में हम पढ़ते हैं वर्णमाला, वर्तनी, विराम चिन्ह, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और शब्दावली। शब्दावली का मतलब है हम कुछ जैसे पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या अनेकार्थक शब्द में अंतर वगैरह देखना होता है, या जो इनको पढ़ने का तरीका होता है वो हम यहाँ पे सीखते हैं। तो ये हमारे किस में आ जाता है, भाग 1 के अंदर आता है। ये सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, या कहें कि यहाँ संधि से लेके समास तक जो हमारे शब्द हैं ये सब के सब हमारे वर्णमाला से संबंधित होते हैं, इसलिए हम इनके साथ पढ़ते हैं इसको। इसके बाद दूसरा आता है हमारा भाग 2, और भाग 2 में आता है हमारा शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण में जिसमें हम 2 भागों में बांटते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि आ जाते हैं, ठीक है। और इसी में ये लिंग वचन संज्ञा का हिस्सा होता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। इसके बाद अविकारी शब्द और फिर काल वगैरह और बाद में वाक्य विश्लेषण, ये हमारा भाग 2 में हो जाता है। तो अभी तक जो हमने खत्म किया था लास्ट, वो वाक्य शुद्धिकरण था जो हमारी क्लास लास्ट थी फ्राइडे को, तो वहाँ पे हमने ये ख़त्म किया था। अब इसके बाद आता है आपका तीसरा भाग, जहाँ से आपका नया बैच शुरू हुआ है, और इस भाग में आपकी इकाई 6, 7 और 8, यानी आज आप लोग इकाई 6 लेकर आए होंगे, मैंने कहा था। तो यहाँ से हमारा ये टॉपिक शुरू होगा, और इसमें कौन कौन से हमारे अध्याय हैं जो हमें पढ़ने हैं। अलंकार, रस, छंद और हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य का काल, जिसमें चारों काल आ जाते हैं। रचनाकार, यानी रचनाकार, इसमें हम देखते हैं उनकी रचनाएं। पुरस्कार जो दिए जाते हैं, यहाँ से हमारे प्रश्न आता है उन पुरस्कार में कौन कौन से कवियों को, उनकी कृतियों को मिला है अभी तक। अपठित गद्यांश, पद्यांश, पत्र लेखन, भाषा बोली, पहेली। अब ये पहेली वाला टॉपिक आता है MPSI के लिए। आप सभी लोग जानते हैं हम सारी परीक्षाओं को एक जगह कंबाइन करके पढ़ते हैं, तो जिसकी परीक्षा में जो टॉपिक होता है वो उस तरीके से पढ़ेगा, और जिसकी परीक्षा में जो टॉपिक नहीं होता वो उसे छोड़ देगा। जैसे मान लो UPSI की बात करेंगे तो UPSI में पहेली नहीं होता, तो ज्ञान के लिए पढ़ लो आप क्लास में, बाकी छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से य, ल, व, आपके कुछ परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिनमें वाक्य खंड, जैसे आप अंग्रेजी भाषा में PQRS पढ़ते हैं, उसी तरह से य, ल, व यानी वाक्य खंड होते हैं आपके, वो आपका आता है। पारिभाषिक शब्द, जैसे RO मेंस में आता है पारिभाषिक, अगर आप राजस्थान SI की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे आता है, MP में आता है, ठीक है। इसी तरह से संक्षेपण, ये भी आपका, और इसमें एक शब्द और है जो यहाँ नहीं लिखा गया, पल्लवन, जो आपके MPSI में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारी परीक्षाओं के लिए ही इस चीज़ को यहाँ पे किया है, यानी जितनी भी हमारी परीक्षा होती है उसके अनुसार। चलिए हम लोग अब यहाँ से अपनी शुरू करेंगे, आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज हमें इकाई 6 करनी है, तो आप सभी लोगों ने, आप लेके आए होंगे ना अपनी इकाई 6। चलो फोन ऑफ कर दो। वैसे क्या ज़रूरत है आप लोगों को, ऑन करके ही क्यों बैठते हो। मैंने आप लोगों से कहा है अगर दिल का मामला है तो भी यहाँ पे आपको कोई सहूलियत नहीं मिलेगी, ठीक है। हाँ जी, ये तो अब गुजरे जमाने की बात हो गई, दिखाना तो वो उस समय का दौर था 2006-7 के आसपास में, जब ये स्टाइल मारते थे कुछ छात्र के, देखो हमारे पास फ़ोन है, वो उस समय की बात थी। आजकल तो अलग ही स्टाइल होता है कि मेरे पास तो आईफोन है, आजकल इस चीज़ की रह गई है स्टाइल। तो फ़ोन बजने से तो नहीं पता चलेगा उसके बारे में, वो तो दिखाना ही पड़ेगा। चलो तो शुरू करते हैं हम अलंकार के बारे में। अच्छा बताइए, आप में से कितने छात्र ऐसे हैं जो अलंकार आज पहली बार पढ़ रहे हैं, इससे पहले बिल्कुल नहीं जानते अलंकार के बारे में? सुने थे, ये तो जानते होंगे, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, नाम तो सुने ही है ना, परीक्षा में आते हैं। खैर चलो हाँ जी, 10th में। चलो तो हम लोग समझते हैं, आप लोगों ने एक बहुत ज़्यादा रटी रटाई लाइन बार बार दोहराई होगी कि अलंकार किसको कहते हैं, अलंकृत कर दे या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो ये चीज़ आपने रटी है, पढ़ी है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि इसका मतलब क्या होता है कि काव्य की शोभा बढ़ाना, मतलब कैसे,
कैसे बढ़ाते हैं काव्य की शोभा? इंटरेस्ट जगा दें, वैसे ही नहीं आएगा इंटरेस्ट, रस आएगा। हाँ, मतलब जिस प्रकार से शरीर की सुंदरता बढ़ाता है, कौन? देखो आपकी परीक्षा में एक प्रश्न आ जाएगा कि अलंकार को आभूषण की तरह माना गया है, या ये कहा जाता है, प्रश्न आता है कि काव्य का आभूषण किसे कहते हैं? तो काव्य का आभूषण किसको कहा जाता है? अलंकार को। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए क्या कहा जाता है कि जैसे आभूषण मानव शरीर की शोभा बढ़ा देते हैं, उसी तरह से अगर हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं तो यह काव्य की शोभा बढ़ा देते हैं। किसकी शोभा बढ़ा देते हैं? काव्य की। अब सवाल उठता है कि ये काव्य क्या है? कितने छात्र ऐसे हैं जो नहीं जानते कि काव्य क्या होता है? बाकी सब जानते हैं? देखो, ये बात मुझे बता दिया करो। अगर आप चुपचाप रहोगे तो फिर मेरा अगला सवाल क्या होगा? तो बताओ किसे कहते हैं, है ना? तो इसलिए अगर मान लो आप पड़ोसी को नहीं बताना चाहते तो ऐसे कर सकते हो, मुझे भी नहीं पता, मुझे सब दिखता है, ठीक है? तो खैर चलो मैं बताती हूँ काव्य किसे कहते हैं। अगर हम इसको एक साधारण भाषा में समझने की कोशिश करें तो काव्य, जल्दी बैठो, इधर है जगह, पीछे निकल जाओ, दे दो, आओ जल्दी, जिधर जगह है बैठा लो, बता दो। एक सीट खुद के लिए चाहिए, एक सीट बैग के लिए चाहिए, एक सीट पे पेन और रख लो, पीछे बैठ जाओ, पीछे है जगह, दे दो, जगह दे दो। चलो जल्दी से बैठो फटाफट। और एक चीज और ध्यान रखना, देखो आज तो अभी मैं क्लास को थोड़ा ऐसे इसीलिए धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आज नया बैच है और मार्केट में गया 11:30 बजे से क्लास है, तो छात्र 11:30 बजे अपने घर से ही निकलते हैं क्योंकि उनको ये पता है कि मुखर्जी नगर के जो टीचर हैं वो 10 से 15 मिनट लेट आते हैं। तो आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, होंगे मुखर्जी नगर के ऐसे टीचर, लेकिन निधि मैम ऐसी नहीं है। 11:30 की बात हो गई तो 11:30 यहाँ पे एंट्री कर जानी है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ ऑनलाइन में भी छात्र जुड़े होते हैं और उनके लिए 1 मिनट वेट करना भी बहुत ऐसा लगता है जैसे 1 साल से इंतजार कर रहे हो। अगर मैं 32 हो जाते हैं तब तो यहाँ आ जाता है, मैम आज आप लेट हो गई, तो मुझे आप लोगों से डर नहीं लगता, मुझे इन लोगों से डर लगता है। ये जो बोलते हैं ना, इनके ये तीखे बाण मुझे चुभ जाता है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखना कल से कि जल्दी आना। हाँ, अरे अब ये बात, हाँ हाँ वही मैं समझ रही हूँ, मुझे पता है। हाँ कोई बात नहीं, मैं इसीलिए मैंने बता दिया। तो आप ध्यान रखना कल से कि हमारी डॉट टाइम पे ही क्लास शुरू हो जाती है। और आज तो क्योंकि पहली क्लास है तो इसलिए मैं थोड़ा धीरे ही ले रही हूँ, नहीं तो अभी हमारा काफ़ी 20 मिनट हो चुकी हैं, अब तक मैं काफ़ी कुछ पढ़ा देती। तो मुझे पता है कि आज आदतें हैं, क्या करें। तो मैं आप लोगों को क्या बता रही थी कि काव्य किसे कहते हैं, ठीक है? तो काव्य कहते हैं, हम अगर इसको साधारण भाषा में समझे तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे मन में कोई भाव आया और उस भाव को अगर हमने कविता के रूप में कह दिया तो वही क्या कहलाएगा? काव्य कहलाएगा। और इस काव्य का जब संकलन कर लिया जाता है, यानी कई सारे लोगों की बातों को एक जगह जब इकट्ठा कर दिया जाता है, तो वही काव्य मिलकर क्या कहलाता है? साहित्य कहलाता है, ठीक है? और जब वो जिस भाषा का होता है वो उस भाषा का साहित्य हो जाता है। जैसे हिंदी भाषा का है तो हिंदी भाषा का साहित्य हो जाता है, उर्दू भाषा का है तो उर्दू भाषा का साहित्य हो जाता है, अंग्रेजी का है तो अंग्रेजी लिटरेचर कहते हैं साहित्य को अंग्रेजी में, ठीक है? तो इसी तरह से यानी हमें यहाँ पे परिभाषा मिलती है अलंकार की कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब अलंकार शब्द की बात अगर आ जाती है तो अभी आप लिखना मत कुछ, मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी इसमें कैसे लिखना है, जो खाली स्पेस है,
दो शब्दों से मिलकर बना है, आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है ये। अलम प्लस कार पूछ लिया जाता था, पर आजकल तो एग्जामिनर को पता है कि ये सभी को पता है, तो वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। तो इसी को हम समझेंगे। इस अलम का अर्थ है शोभा या सजावट। शोभा या सजावट। और कार का मतलब होता है करने वाला। तो इसका शाब्दिक अर्थ भी हमको ये मिल जाता है कि शोभा या सजावट करने वाला ही क्या होता है, अलंकार होता है। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो जैसे आपकी कविता मतलब किताबों में आपको समझाया जाता है कि जिस प्रकार से मानव शरीर पर अलंकार उसकी सुंदरता बढ़ा देते हैं, उसी प्रकार से काव्य में अलंकार जो होते हैं वो क्या बढ़ा देते हैं, उसकी शोभा बढ़ाते थे। ध्यान देना, आभूषण को अलंकार भी कहा जाता है, ठीक है, इसीलिए अलंकार को आभूषण का नाम दिया गया। तो ये कैसे, इसको अब हम समझते हैं। जैसे मैं आपको साधारण शब्दों में समझाऊं कि जैसे मान लीजिए हमने एक पंक्ति कही कि नायिका ने जैसे ही सुना कि उसके पति की मृत्यु हो गई, वो जोर से रोने लगी। हमने ये बात कही, बहुत साधारण तरीके से है, बहुत सामान्य तौर से है, इसमें हमें कुछ अलग एहसास नहीं हुआ। लेकिन अगर हम इस बात को ऐसे पलट के कहें कि नायिका ने जैसे ही सुना कि उसके पति की मृत्यु हो गई, उसकी आंखें मेघों की तरह बरसने लगी। अब इसमें आपको क्या पता चला कि बारिश होने लगी? क्या पता चला? पता ये चला कि वही रोने लगी है, लेकिन हमने क्या बोला, मेघों की तरह बरसने लगी। तो ये जो मेघों की तरह बरसने, और इससे हमें अंदर से काफ़ी एक भावना उत्पन्न होती है, फीलिंग आती है कि अच्छा ऐसा हुआ तो उसके साथ कितना दुख हुआ होगा। तो ये जो हमने मेघों की तरह बरसना जो यहाँ पे प्रयोग में लाए हैं हम, यही हमारा क्या होता है, अलंकार होता है। यानी हमने यहाँ पे क्या किया, अलंकार का प्रयोग किया है। तो इसी तरह से हम काव्य में जब अलंकार का प्रयोग करते हैं, अब मैंने आपको बताया गद्य के माध्यम से, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर काव्य की। ये जो काव्य शब्द है ये बना है कवि शब्द में य प्रत्यय जोड़ने से, ठीक है, परीक्षा में कभी पूछ लिया जा सकता है। कवि शब्द में य प्रत्यय जोड़ने से क्या बना है, काव्य बना है। तो कवि क्या होता है, कवि हमेशा कविताएं लिखता है, ठीक है, ये पद्यांश ही होता है, पद होता है, तो उसी को हम काव्य कहते हैं। तो ये गद्य में नहीं आता। अब ये बताओ, आप में से कितने छात्र ऐसे हैं जिन्हें गद्य और पद के बारे में नहीं पता कि गद्य क्या होता है और पद क्या होता है? देखो क्या ये शब्द, ये बना कैसे है, देखो शब्द है आपका कवि, कवि में हमने यह प्रत्यय जोड़ा। तो जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं, ये हम प्रत्यय में पढ़ेंगे कि यह प्रत्यय जब किसी शब्द में जुड़ता है तो वो शब्द में दो अंतर करता है। एक अंतर कि इसके अंतिम वर्ण को हटाकर स्वयं जुड़ जाता है, और इसका जो प्रथम स्वर होता है उसमें दीर्घ परिवर्तन कर देता है। तो अब हम इसको खोल के अगर लिखें, खोल के लिखने का मतलब स्वर और व्यंजन में, तो ये क, इसका स्वर क्या है अ, फिर ये व, और इसका स्वर क्या है ई। तो जब इस य को जोड़ा गया तो ये क्या करेगा, इस ई को हटाकर, यानी ई को यहां से हटाएगा, स्वयं जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये जो पहला स्वर है ये तो व्यंजन है और ये इस शब्द का पहला स्वर है, तो पहले स्वर में दीर्घ परिवर्तन करेगा, तो ये तो लघु है तो ये इसको क्या बना देगा, दीर्घ बना देगा। अब यहाँ पर ये हमारा क आ गया और ये हमारा यहाँ पर व आ गया, तो ये इसको जोड़ेगा तो ये हो गया का। अब ये य, इसके ये तो व्यंजन है और फिर व्यंजन आ गया, तो इनके बीच में कोई स्वर नहीं है, तो वह क्या रह गया, आधा रह गया, तो ये आधा हो गया और ये हमारा यहाँ पर जुड़ गया और शब्द क्या हो गया, काव्य। इस तरह से बना। तो ऐसे हमारे बहुत सारे शब्द हैं, जब हम प्रत्यय पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम इस चीज़ को पढ़ते हैं। तो आप में से बहुत सारे छात्रों ने प्रत्यय पढ़ा हुआ है तो उनको ये पता है, आप में से बहुत सारे छात्रों ने प्रत्यय भी नहीं पढ़ा, तो हमें इसे पढ़ने के बाद हम फिर से पढ़ेंगे प्रत्यय, वर्णमाला पढ़ने के बाद उसके, तो तब हमें ये सारी चीज़ समझ में आ जाएगी कि कैसे होता है। अब आपकी परीक्षा में यहाँ से किस तरह का प्रश्न बन सकता है, जैसे आजकल का दौर है, बदलते प्रश्न आ रहे हैं, तो आपसे पूछ सकता है कि काव्य शब्द में मूल शब्द क्या है। तो इसका मूल शब्द क्या है,
कवि, क्योंकि ये कवि से बना है। तो जब ये कवि से बनता है तो काव्य हम उसी को कहते हैं जो कविताएं होती हैं, जो छंद में लिखी जाती हैं, ठीक है, छंद में लिखी गई हैं। तो एक शब्द मैं आपको बता रही थी, गद्य और पद। शब्द है गद्य और पद। देखो, इसको जब आप उच्चारण करते हो, आजकल का जो एक ट्रेंड चल रहा है लोगों में, आजकल का जो चलन है क्या है, इसे गद्य पढ़ते हैं और इसे पद पढ़ते हैं। आप में से कितने सारे छात्र ऐसे बोलते हैं, बताओ। अब से मत बोलना, ये क्या है, गद्य और ये पद। कैसे आप इसको सीख सकते हैं? आप अपने दिमाग में हमेशा ये याद रखिए कि ये है और ये है। ऐसे लिखना नहीं है, ऐसे केवल पढ़ना है, ठीक है। तो ये गद्य होता है, यानी ये जो है ये किसका रूप है, द और य का रूप है। अब अगर हम इसे जैसे गद्य पढ़ते हैं, ध देते हैं, तो ये हम इसको ऐसे लिख के देखें तो हमको पता चलेगा ये ध नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गद्य और पद हो जाएगा। जबकि हम गद्य और पद वहां पे जब बोलते हैं तो ये गद्य और पद्य, ठीक है। इस तरह से हमें इसका उच्चारण करना है। अब चलो, इन दोनों में अंतर क्या होता है मैं बताती हूँ। पद जो आपके होते हैं ये हैं कविताएं, और कविता आपकी जो लिखी जाती हैं वो छंद में लिखी जाती हैं। छंद जैसे दोहा, चौपाई, सोरठा आदि आदि जो आप लोगों ने देखे हैं, हम छंद पढ़ेंगे उस समय फिर समझ में आएगा हमें। तो ये जिनको आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि पद्य वो है जिसे गाया जाता है, जिसे हम गीत के रूप में गा सकते हैं, वो गद्य में, पद्य में आता है। और गद्य वो काव्य होता है, या कहें कि वो लेखन होता है जिसे हम कहानी के जैसे पढ़ते हैं। जैसे उपन्यास देखे आपने, नाटक देखे हैं, और बहुत सारी एकांकी, यात्रा वृत्तांत आदि आदि आते हैं। तो वो सब आपके क्या हैं, गद्य में आते हैं। और गद्य का विकास जो हुआ वो आधुनिक काल में हुआ। आधुनिक काल तो ये इसका बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं है, 200 वर्ष पहले ही ये चीज़ शुरू हुई है, या कहें 150 वर्ष पहले ही ये चीज़ शुरू हुई है। बहुत ज़्यादा इसका लंबा समय नहीं है गद्य का। तो गद्य आधुनिक काल में ही अस्तित्व में आया। अब इन सारी चीज़ों के बारे में तो विस्तार से हम जब पढ़ेंगे, जब हम हिंदी साहित्य पढ़ेंगे। आज हमको पढ़ना है अलंकार। तो अलंकार के लिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि काव्य क्या है और पद्य और गद्य दोनों में अंतर क्या है। अब यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ से लिखिए। अब लिखो, इसमें अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है। अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है। अलम प्लस कार। जब आप लिख रहे हैं अलम, तो इसके नीचे हल लगाइएगा, ठीक है। अलम प्लस कार। अच्छा, आप में से जिन छात्रों ने मेरी संधि पढ़ रखी है वो छात्र मुझे बताएं कि ये कैसे बना है, कौन सा नियम लगा है इसमें, संधि का कौन सा नियम लगा है जो जुड़ के शब्द बना है अलंकार। स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। व्यंजन संधि में किसका नियम है, म संबंधित नियम, ठीक है। आपको पता है इस म का मेल किससे हुआ है, क से, तो ये किस में बदल गया है, अनुस्वार में। और ये अनुस्वार में जब बदल जाता है तो देखना यहाँ पर ये म है, लेकिन जब आप इसको खोल कर लिखोगे तो ये क्या होगा, क, और क से पहले विसर्ग यहाँ पे दिया है अनुस्वार, तो ये क्या बनेगा, आपको पता है कि ये ऐसे बनेगा। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि अगर अलंकार शब्द को तोड़ के लिखने के लिए आ गया तो आप कभी ये अलम प्लस कार तोड़ने के चक्कर में इसे म न कर दें। समझ गए, वो नियम लागू होता है इसमें। तो जिन्होंने संधि पढ़ी है उनको समझ में आया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे उसको विस्तार से। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। उसमें नियम तभी तो मैंने आपसे कहा है ना किसका नियम है, म संबंधित नियम। हाँ, एक अगर इसके बाद क की जगह आपका क्या होता, मतलब आपका अगर अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन कोई होता तो फिर वो केवल अनुस्वार होता, ठीक है। चलो, तो आपने क्या लिखा, अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ है शोभा या सजावट। अलम का अर्थ है
शोभा या सजावट तथा अलम का अर्थ है शोभा या सजावट तथा कार का अर्थ है करने वाला। कार का अर्थ है करने वाला। पूर्ण विराम लगा के अगली लाइन से लिखिए। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तत्वों बहुवचन है। याद आ गया? चलो, अलंकार कहते हैं पूर्ण विराम लगाकर। अब देखो यहाँ पर, ये तो आपकी परिभाषा है, परीक्षा में आ सकती है। अब हम देखेंगे अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक होता है अलंकार कितने होते हैं और एक होता है अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर अलंकार कितने होते हैं ये संख्या पूछी जाए तो वो हम निश्चित तौर पर नहीं बता सकते, क्योंकि 75 से ज़्यादा अलंकार होते हैं अगर हम काव्य की दुनिया में देखें तो। पर हमारी परीक्षा के लिए जो हमें पढ़ना है, अलग अलग परीक्षाओं के हिसाब से अलग अलग अलंकारों को हमें पढ़ना है। तो यूपी की अगर हम बात करें, यूपी की परीक्षाओं की, तो उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 अलंकार को पढ़ना है। अगर एमपी की बात करेंगे तो उस 8-10 में 4-5 और जोड़ लेना। अगर अध्यापक की परीक्षाओं की बात करेंगे तो हम जितने पढ़ेंगे यहाँ पे 20-22 अलंकार, उनमें प्लस और भी हैं जो आपको नोटबुक में दिए गए हैं, उनको भी जोड़ लेना। तो आपकी परीक्षाओं के हिसाब से अलग अलग होता है। तो जो जिस परीक्षा की तैयारी कर रहा है वो उस हिसाब से उसको समझ लेगा। मैं बताती चलूंगी कौन सा किस परीक्षा में महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर ये संख्या की बात हुई, लेकिन हम बात करते हैं प्रकार की। तो जब प्रकार की बात करते हैं तो ये 3 प्रकार के होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभया अलंकार। शब्द अलंकार का मतलब होता है जिन अलंकारों में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होगा। चमत्कार उत्पन्न करने का मतलब प्रभाव दिखना, जिसमें शोभा बढ़ाई जाएगी। तो जिन अलंकारों में शब्दों के माध्यम से शोभा बढ़ाई जाती है वो अलंकार हमारे शब्द अलंकार कहलाएंगे। अर्थ अलंकार में जिन अलंकारों के अंदर अर्थ में अंतर आएगा या देखने के लिए अंतर हमें देखने को मिलेगा, चमत्कार देखने को मिलेगा, वो हमारा अर्थ अलंकार होगा। और उभया अलंकार वे अलंकार होते हैं जिनमें शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, वो हमारे उभया अलंकार होते हैं। तो शब्द अलंकार में जो हमको अपनी परीक्षा के हिसाब से पढ़ना है वो पढ़ना है अनुप्रास, यमक, श्लेष। ये 3 तो हमें यूपी की परीक्षाओं के लिए पढ़ना है। और यूपी की परीक्षाओं के अलावा फिर और जो आपकी एमपी की आ जाती हैं या फिर हम बात करें अध्यापक की, तो उसमें वक्रोक्ति भी आप जोड़ लेना, ठीक है। तो ये 4 शब्द अलंकार हमें यहाँ पर पढ़ने हैं, बाकी हमारे जितने भी हैं वो अर्थ अलंकार हैं। तो आपकी परीक्षा में आजकल एक तरह का प्रश्न ऐसे आ रहा है कि आपको मान लो ये दे देगा यमक अलंकार निम्न में से कौन सा अलंकार है। ऑप्शन में दिया होगा अर्थ अलंकार है, शब्द अलंकार है या उभय अलंकार है। तो आपको वो चीज़ भी वहाँ पे बतानी होगी इस तरह से, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे इसको। अच्छा, इसके साथ ये बात मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो आप में से जो छात्र राजस्थान एसआई की तैयारी कर रहे हैं वो ये जान लें कि उनकी परीक्षा में भाग 3 नहीं पूछा जाता। राजस्थान की परीक्षा में 100 क्वेश्चन आते, एक क्वेश्चन 2 अंक का होता है, ठीक है। तो यानी 200 नंबर का हो गया। और उसमें भी आपका भाग 1 और भाग 2, और इसके अलावा 1 पॉइंट आता है पारिभाषिक शब्द, जो अंग्रेजी शब्द होते हैं कि जो हम कार्यस्थल पर जब वहाँ पे काम करते हैं तो वहाँ पे जिन शब्दों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो शब्द आते हैं आपके अलग। तो ये ध्यान रखना, यूपी से बहुत खतरनाक पेपर होता है, यानी यूपी में तो बहुत सरल पेपर होता है राजस्थान की तुलना में, लेकिन राजस्थान में बहुत खतरनाक पेपर होता है। और ताज्जुब की बात ये है कि केवल 2 ही
उसमें आपके मतलब हैं भाग 1 और भाग 2। हम यूपी में जब देखते हैं तो हमारे पता नहीं कैसे बनाते हैं, मुझे तो कई बार आयोग वालों से शिकायत हो जाती है कि कैसे बनाते हैं। जब उनको लगता है कि पेपर कठिन बनाना है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब 8-10 क्वेश्चन आपके रचनाकारों से जोड़ देते हैं, मतलब कि रचनाकार से, क्योंकि अब वो तो इतना अथाह है, वो तो सागर है, आप कैसे उसमें किसको याद करेंगे। तो उसे जब टफ बनाना होता है पेपर तो वैसे जोड़ देता है। और सोचो हाँ वही मैं बता रही हूँ। और यहाँ देखो कि राजस्थान का पेपर जब होता है, बच्चे मतलब रात दिन पढ़ते हैं। 2 ही भाग हैं आपके, वर्णमाला से लेके वाक्य शुद्धिकरण तक, और कुछ है ही नहीं। और उसमें भी क्वेश्चन देखो उनका स्टैंडर्ड, कि ऐसे कि बच्चे मतलब हिल जाते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आया। और आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता कि आपके पाठ्यक्रम से कुछ बाहर है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ उसी में होता है, बस बनाते हैं ऐसे हैं, उनका अंदाज ही अलग है। तो खैर, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि जो छात्र राजस्थान की परीक्षा दे रहे हैं तो उनके लिए भाग 3 नहीं है, उनके लिए सिर्फ परिभाषिक शब्द होंगे, वो उन्हें देखना है। ये हमारी बाकी राजस्थान को छोड़ के, या राजस्थान में रीट की परीक्षा होती है उनमें आएंगे ये। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार की आप पहले परिभाषा लिखिए, फिर इसमें हम आगे बढ़ते हैं और फिर इसको समझते हैं। लिखो इसमें परिभाषा। जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति लगातार कई बार होती है, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति लगातार कई बार होती है, अल्प विराम लगाइए, कॉमा, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जब आप परिभाषा लिख रहे हैं किसी चीज की, तो परिभाषा में लास्ट में ये बात आती है कि उसे ये कहते हैं। हर परिभाषा में आएगा, उससे पहले चाहे 1 लाइन लिखें, 2 लाइन लिखें, 3 लाइन लिखें या कितना भी लिखें, तो उन लाइनों के बीच में कभी भी आपको पूर्ण विराम नहीं लगाना। जब भी लगाना है अल्प विराम यानी कॉमा का ही प्रयोग करना है। पूर्ण विराम कब लगेगा? सबसे लास्ट में, जब कहेंगे कहते हैं या कहलाता है, इस तरह से, ठीक है। उद्धरण चिन्ह में बंद कर दीजिएगा परिभाषा को। उद्धरण चिन्ह समझते हो, जिसे आप अंग्रेजी भाषा में इन्वर्टेड कॉमा कहते हो, ठीक है, इसको उद्धरण चिन्ह कहते हैं। दोहरा उद्धरण चिन्ह परिभाषा के लिए प्रयोग होता है। अब देखो आपकी परिभाषा क्या कह रही है, आपको कहीं नहीं जाना। मैं हमेशा आपसे एक ही बात कहती आई हूँ कि आपको नाम समझना है और परिभाषा को समझ लेना है। अनुप्रास शब्द की अगर हम बात करें तो ये 2 शब्दों में टूट जाता है, अनु प्लस प्रास, ठीक है। अनु का मतलब हो जाता है बार बार और प्रास का अर्थ हो जाता है वर्ण, ठीक है। प्रास को कहते हैं हम वर्ण के लिए कह देते हैं, अनु का मतलब हो जाता है बार बार। जहां पर कोई वर्ण बार बार आवृत्ति कर रहा है वहां कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। तो अब आपको ये बात समझनी है कि बार बार आवृत्ति किस प्रकार से। तो देखो, आवृत्ति का मतलब होता है किसी चीज का लगातार होना। अगर बीच में ब्रेक हुआ, अगर छोटा सा भी ब्रेक हुआ, तो वो आवृत्ति टूट जाती है, उसे नहीं मानते, फिर नए सिरे से शुरुआत करते हैं। तो आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी पंक्तियां दी हुई होंगी, कोई भी वर्ण हमारा आएगा वो लगातार आना चाहिए, यानी शब्द की शुरुआत में या शब्द के अंत में, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमें यहाँ पर दिया हुआ है, जय जय भारत भूमि भवानी, अमरों ने भी तेरी महिमा बारंबार बखानी। अब जब आप इस अलंकार को देखेंगे, YouTube पर अगर आप देखेंगे तो YouTube पर आपको खिचड़ी मिलेगी, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा, ठीक है। इसलिए किताबों में ही ध्यान देना। तो जब आप किताबों में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा वर्ण दिया है, जैसे जय जय शब्द की शुरुआत में अक्सर हम देखते हैं, या शब्द के अंत में, अगर लास्ट में उसी से अंत हो रहा है तो वहां पे हमारा क्या आता है? अनुप्रास अलंकार हो जाता है। जैसे भ आ गया तो भ भ भ 3 बार आवृत्ति हो रही है, यहाँ 2 बार हो रही है, ठीक है, एक वर्ण की। तो इसी तरह की स्थिति जो होती है, अब जैसे मान लो बारंबार देखेंगे तो इसमें ब और ब,
आवृत्ति हुई इस वर्ण की, तो हम यहाँ कह सकते हैं यहाँ ब वर्ण है, यहाँ पर भ वर्ण है, यहाँ पर ज वर्ण है। तो इस तरह की आवृत्ति जब होती है, अगर किसी एक वर्ण की आवृत्ति भी आपको पंक्ति में मिल जाए तो वहाँ क्या हो जाता है, अनुप्रास अलंकार हो जाता है। बहुत ही सरल है, इससे ज़्यादा सरल अलंकार और कोई नहीं है, ठीक है। तो ये आप आसानी से पहचान सकते हैं। अब इस अलंकार के 5 भेद हैं जो हमें अपनी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पढ़ने हैं। तो ये 5 भेद कौन कौन से हैं इनको हम पढ़ेंगे। कोई सी भी, मैंने आपको बताया है, ऐसे तो हम देखते हैं शुरुआत में देखते हैं, लेकिन कई बार अगर अंत में भी आ जाती है तो वह भी अनुप्रास अलंकार में आ जाता है। अब एक बात और इसके साथ समझ लो, चाहो तो उसे यहाँ पर लिख सकते हो याद रखने के लिए। यदि किसी पंक्ति के अंदर अनुप्रास के अलावा कोई और दूसरा अलंकार भी आ जाता है तो अनुप्रास अलंकार वहाँ गौण हो जाता है। गौण का मतलब कम महत्वपूर्ण या छिप जाना, ठीक है। तो यदि कोई पंक्ति हमारी दी हुई है और हम देख रहे हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो हमें अगर अनुप्रास के अलावा वहाँ कोई और दूसरा अलंकार भी दिख जाता है तो फिर अनुप्रास वहाँ पे खत्म हो जाता है। तब आपको आपकी परीक्षा में जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा, आपको 4 विकल्प दिए होंगे। तो जब भी कभी आप परीक्षा देंगे तो उस समय आप सारे अलंकार की परिभाषा याद मत करो, आप बस देखो इन 4 जो आपके 4 दिए हैं ना, क्योंकि इन 4 में से ही आपको उत्तर देना है। तो इन 4 में से देखो कि कौन सा उसमें आ रहा है। अगर उसमें अनुप्रास दे रखा है और साथ ही साथ उसमें कोई मान लो यमक भी आ रहा है, सपोज करो कि यमक अलंकार भी और अनुप्रास भी आ रहा है और ऑप्शन में आपके दोनों दिए हुए हैं, तो ऐसे में अनुप्रास अलंकार क्या हो जाता है, गौण हो जाता है। फिर आप उस अलंकार को रखेंगे जो उसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ठीक है। चलो, अब इसके 5 भेद होते हैं, इनको हम पढ़ते हैं। तो अब थोड़ी देर के लिए ध्यान देना, जब हम 5 भेद अलग अलग पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी परेशानी हो, बेचैनी हो कि ये क्या हो रहा है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन लास्ट में मैं आपको 5 सेकंड का एक ऐसा जादू दिखाऊंगी जो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आपको नोट्स बनाना है, साथ साथ समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम छेका अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। लिखो, जहां कोई वर्ण लगातार 2 बार प्रयोग में आता है, जहां कोई वर्ण लगातार 2 बार प्रयोग में आता है वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है, वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। ऑनलाइन क्लास में कुछ छात्र बहुत देर से बार बार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बुकलेट हमको कैसे मिलेंगी या ये पीडीएफ कैसे मिलेगा, ये क्लास फ्री है या क्या है। तो मैं आप लोगों को बहुत जल्दी से बता देना चाहती हूँ, आज आपको जो ये क्लास दिख रही है, आज की क्लास आपके लिए फ्री है, लेकिन कल से ये फ्री नहीं रहेगी, ठीक है। दूसरा सवाल आपका जो है उसका उत्तर ये है कि जो छात्र ऑफलाइन क्लास में आकर एडमिशन लेते हैं उनके लिए ये सारी किताबें फ्री होती हैं, लेकिन जो छात्र ऑनलाइन लेते हैं उनको पीडीएफ मिलेगी इसकी। अब वो चाहें तो पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी बुकलेट बना सकते हैं और अगर वो चाहें तो ऑफिस से इसे मंगा भी सकते हैं। अगर डाउनलोड करके आप जब प्रिंट कराने लगते हैं, वो अगर 600 से ऊपर का खर्चा आता है आपका, तो उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप ऑफिस से मंगा लें, क्योंकि ये किताबें आपको टोटल 600 रुपये में मिल जाएंगी सारी। तो आप वहाँ से मंगा सकते हैं। अगर 600 से कम का खर्चा आता है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ से मंगाने की, आप वहाँ पर भी प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई और जानकारी चाहिए तो दिए हुए नंबर पर कॉल करिए, वहाँ पे पूछिए। अभी क्लास को डिस्टर्ब मत करना, ठीक, ध्यान दीजिए पढ़ने पर। चलो, आप लोगों ने क्या लिखा छेकानुप्रास में, जब कोई वर्ण लगातार 2 बार प्रयोग में आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे देखो, सूर समर, यहाँ पे सवर्ण की आवृत्ति है, 2 बार हुई। करनी करई, यहाँ पे क वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, ठीक है। इसी तरह से चारु चंद की, तो चारु चंद चवर्ण की आवृत्ति लगातार 2 बार है और फिर यहाँ पे की आ गया। अब ध्यान देना, बहुत सारे आपको टीचर बताते हैं कि नहीं यहाँ पे फिर से चचा आ रहा है, इस वजह से
2 बार नहीं 3 बार हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हमने कहा है लगातार। अब इसमें यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो अब जो हम गिनेंगे वो यहाँ से गिनेंगे, जो हमें गिनना होगा फिर से 1 2 3 से ही शुरू होगा। तो यहाँ पे 2 वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो गई, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों पंक्तियों के अंदर हमारा अलंकार अनुप्रास अलंकार तो है, लेकिन अनुप्रास में कौन सा है? 6 का अनुप्रास, ठीक है। चलिए इसके बाद वृत्यानुप्रास अलंकार में लिखिए, लिखो जहां एक वर्ण की आवृत्ति, वृत्यानुप्रास में लिखना है, जहां एक वर्ण की आवृत्ति लगातार 2 से अधिक बार, जहां एक वर्ण की आवृत्ति लगातार 2 से अधिक बार अथवा 3 या 3 से अधिक बार, अथवा 3 या 3 से अधिक बार होती है, अथवा 3 या 3 से अधिक बार होती है, कॉमा, उसे वृत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं, उसे वृत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। उसे वृत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। देखो हमने यहाँ पे 2 चीजें लिखी हैं, 2 से अधिक बार या 3 से अधिक बार। तो दोनों बातों का मतलब एक ही है। अब कहीं पर आपको परिभाषा ऐसे आ सकती है कि 2 से अधिक बार, और कहीं पर आ सकती है 3 या 3 से अधिक बार। तो दोनों का मतलब एक ही है, तो इसलिए आप घबराना मत कि पता नहीं ये परिभाषा कैसे दे दी है। तो देखो यहाँ पे उदाहरण दिया है, भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भाग दिया। तो यहाँ पर आप देखते हैं तो भवर्ण 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 भवर्ण, तो यहाँ पर कितनी बार आ रहा है भवर्ण? 4 बार आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा 3 से अधिक हो गया, यानी 2 से अधिक हो गया, तो यहाँ वृत्यानुप्रास हो जाएगा। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो त वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हो रही है? 5 बार हो रही है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? वृत्यानुप्रास हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत समझने में? बहुत सरल है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अनुप्रास अलंकार इसमें है, लेकिन अनुप्रास का कौन सा भेद है? वृत्यानुप्रास अलंकार। अगला आता है लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखिए, जब किसी वाक्य या उपवाक्य, जब किसी वाक्य या उपवाक्य की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है, वाक्य या उपवाक्य की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है, अल्पविराम लगाओ फिर से, कॉमा, यानी किंतु उसके मूल अर्थ में अंतर आ जाता है, किंतु उसके मूल अर्थ में अंतर आ जाता है। वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है।
चलो क्या लिखा आपने, देखो लाटानुप्रास ने क्या कहा है, इसने कहा है कि यदि किसी वाक्य या उपवाक्य की आवृत्ति होती है और इसके जो मतलब इसमें जो शब्द होंगे उन शब्दों का वही अर्थ होगा जो ऊपर होगा, ठीक है, शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये कहा है कि जब किसी वाक्य या उपवाक्य की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है जो अर्थ ऊपर है, लेकिन उसके मूल अर्थ में अंतर आ जाता है। मूल अर्थ का मतलब है वो जो पूरी पंक्ति लिखी हुई है उसमें अंतर आ जाएगा, तो वहां पे लाटानुप्रास होता है। तो इसको समझो कैसे, जैसे यहाँ दिया है राम भजन जो करत नहीं भव बंधन भय ताहि, फिर दिया है राम भजन जो करत नहीं भव बंधन भय ताहि। अब यहाँ पर ये जो पूरा वाक्य है, इस पूरे वाक्य की आवृत्ति हुई है। जैसे राम ऊपर लिखा है, राम का मतलब राम प्रभु के लिए आया है, तो इसमें राम जो नीचे है इसका अर्थ भी प्रभु ही है। भजन का अर्थ भजन, भजन जो करत करत मतलब करते, दोनों का मतलब क्या होता है करते। नहीं मतलब नहीं हो जाएगा। भवबंधन, भवबंधन का मतलब होता है जो संसार का भवबंधन होता है ना, जैसे आपको ये बाबा जी लोग जो सिखाते हैं कि मोक्ष नहीं मिलेगा, पाप और पुण्य और ये सारी दुनिया कि अगर आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया तो यहीं अटके रह जाओगे, ये जो भवबंधन का हमें जो डर दिखाते हैं, तो भवबंधन का मतलब वही है इस संसार रूपी बंधन से। तो वही अर्थ जो ऊपर है वही अर्थ नीचे है। भय माने डर, तो दोनों का अर्थ क्या है, डर है। और ताही मतलब सताना, इसका अर्थ भी ऊपर नीचे दोनों जो है सेम ही है, लेकिन फिर भी पंक्ति के अर्थ में अंतर है। यानी जो पंक्ति का अर्थ है, पहली पंक्ति कहती है कि राम भजन जो करत नहीं, यानी राम का भजन जो नहीं करते हैं, भव बंधन भय ताहि, उन्हीं लोगों को संसार का जो भव बंधन है उसका भय सताता है, उनका डर सताता है। अब दूसरी पंक्ति कहती है राम भजन जो करत, यानी राम का भजन जो करते हैं, नहीं भव बंधन भय ताहि, उन्हें भव बंधन का कोई भय नहीं सताता। तो बाहर मूल अर्थ में अंतर आ गया, लेकिन शब्दों का अर्थ वही है। तो यहाँ पर जो आवृत्ति हुई है वो वाक्य की आवृत्ति हुई है। तो वाक्य की आवृत्ति को देखते ही हम पहचान जाएंगे कि कौन सा अलंकार है इसमें, लाटानुप्रास। ऐसे ही पॉइंट नंबर 2 दिया है हमारा। उदाहरण 2, पूत कपूत तो काहे धन संचय और पूत सपूत तो काहे धन संचय। पंक्ति कहती है कि यदि पुत्र कपूत पैदा होता है तो धन संचय नहीं करना चाहिए। फिर क्यों धन संचय कर रहे हो? क्योंकि अगर कपूत होगा तो क्या करेगा, बर्बाद ही कर देगा। और पूत सपूत तो काहे धन संचय, और यदि पुत्र सपूत पैदा हो गया तो फिर भी धन का संचय क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो अगर सपूत है तो फिर अपने आप ही कमा लेगा। तो समझ रहे हो ना, जीवन के लिए आगे ध्यान रखना, अपने आप में मौज मस्ती करो, कोई फायदा नहीं है संतान के लिए अर्जित करने और इन सारी चीजें, ठीक है। हाँ जी, अरे घर वालों पे नहीं, ये आपके लिए कहा जा रहा है। जब आप कमाना शुरू कर देंगे तो आपके पापा तो जोड़ते हैं ना, आपने वो अगर उनके जूते भी फट जाए ना तो भी उसमें थेगली लगवा के और क्या कहेंगे, और चलेंगे 5-6 महीने, है ना। कंजूसी करते हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि बेटा तो मौज कर रहा है, बेटा तो आईफोन लेके घूम रहा है और मस्ती कर रहा है, और वो दिन रात बस मेहनत में लगे हुए हैं। तो कोई फायदा नहीं है, ऐसे कहा है यहाँ पे कवि ने। ये तभी तो सिखा रही हूँ कि पूत कपूत तो काहे धन संचय, पूत सपूत तो काहे धन संचय, दोनों ही इसी स्थिति में हैं। अपना जीवन है, आप जीवन में आए हो तो अपनी मौज मस्ती करो, ठीक है। आपका जो कर्तव्य है वो निर्वाह करो, पर पूरी तरह से संचय मत करो। अब जैसे 7-7 पीढ़ियों के लिए भर जाते हैं लोग, क्या फायदा। नंबर 3 देखो, तो देखो इसमें आपका, आप ये कह सकते हो कि ये हमारा उपवाक्य रिपीट हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इसकी पुनरावृत्ति हुई है। इसी तरह से नंबर 3 की बात करेंगे, पिया निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, पिया निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही। अब दोनों पंक्तियों का अर्थ अलग अलग है। यहाँ पे हम देखेंगे, कह रहा है कि पिया निकट जाके,
यानी जिसके प्रियतम उसके निकट हैं, उसके पास हैं। तो घाम चांदनी का अर्थ होता है विरह। ठीक है, विरह समझते हो? वियोग कह सकते हो। और विरह का मतलब होता है जब आपका प्रेमी या प्रेमिका आपके पास ना हो और आपको उससे मिलने का जो मतलब आप मिलना चाहते हो लेकिन मिल नहीं पा रहे हो, और उस समय जो दर्द उत्पन्न होता है, जो तड़प, हाँ तड़पना, अनुभव बोलता है भाई। तो जो तड़प होती है प्रेमी से मिलने की, उसको कहते हैं। तो यहाँ कहा है कि पिया निकट जाके, जिसके प्रियतम उसके निकट हैं तो उसे विरहाग्नि नहीं सताएगी, और पिया निकट जाके नहीं, जिसके प्रियतम उसके निकट नहीं हैं तो उसे विरहाग्नि सताएगी। तो यहाँ पर हमको पता चल जाता है कि जो पंक्ति है वो हमारी रिपीट हुई है, उसकी पुनरावृत्ति हुई है, लेकिन फिर भी मूल अर्थ में अंतर है। ठीक है, सारे शब्दों का अर्थ वही है जो ऊपर है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है हमारा? लाटानुप्रास। ठीक है, चलो इसके बाद आता है अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार हमारा क्या कहता है, समझिए। पंक्ति लिखिए इसमें, जब किसी पंक्ति में अंतिम अक्षर की आवृत्ति, जब किसी पंक्ति में अंतिम अक्षर की आवृत्ति लगातार होती है, अंतिम अक्षर की आवृत्ति लगातार होती है, अंतिम अक्षर की आवृत्ति लगातार होती है, वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है, वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अंत्यानुप्रास अंत्य प्लस अनुप्रास से मिलकर बना है। अंत्य का मतलब है अंत का, यानी लास्ट में, अंतिम। तो आप इससे याद रख सकते हो अंत्यानुप्रास, यानी अनुप्रास आपको कहाँ मिलेगा? पंक्ति के अंत में। जैसे दिया हुआ है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, तो देखो यहाँ पे ब के बाद आती, जाकी जोत बरे दिन राती, तो यहाँ दिया है। तो ये आती और ये आती, अंतिम पंक्तियों का अंतिम अक्षर क्या हो रहा है? उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा? अंत्यानुप्रास अलंकार। जैसे बस मौन में गंभीरता है बड़प्पन वेश में, जो बात कहीं और नहीं वह है हमारे देश में। अब यहाँ पर श में और श में ये जो अंतिम अक्षर हैं इसमें आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ क्या हो गया? अंत्यानुप्रास अलंकार। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, मैम ये वाली आवृत्ति तो हमको हर पंक्ति में मिलेगी, हर कविता के अंदर। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हर कविता के अंदर अंत्यानुप्रास आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब ये ध्यान देना, जब आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आए तो ऑप्शन में आपको देखते हुए इसका बताना है। अब मान लो आप अगर सब्जेक्टिव परीक्षा दे रहे हो तो आपको कोई और अलंकार समझ में आए ना आए और अंतिम पंक्तियां मिल रही हैं, तो आप एक अलंकार तो लिख ही सकते हो कि अंत्यानुप्रास इसमें है। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव में हो जाता है। ऑब्जेक्टिव में आपको ऑप्शन देगा ही और ऑप्शन के अनुसार आप इसमें निकालेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है नंबर किसकी? इसकी हिंदी क्या है? साफ तो लिखा हुआ है, जो प्रभु हैं वो दीपक हैं और हम बाती हैं, तो हम उस दीपक में क्या जल रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम ईश्वर के प्रति प्रेम दर्शाते हैं ना, तो हम अपना दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो कवि है वो दिखा रहा है कि हम बाती की भांति जल रहे हैं और आप दीपक हो, आपके लिए, तो हम पर भी उद्धार करो। आगे दिया है, जाकी जोत बरे दिन राती। अब आप और मैं जब मिल गए तो फिर तो ये जो प्रेम रूपी गंगा है या भक्ति रूपी गंगा है तो दिन रात जलती रहेगी। तो यहाँ पर ये सब क्या आप जिसमें नहीं, वो हाँ, ये देखो अप्रत्यय नहीं लग रहा, ये अपने आप में एक सार्थक शब्द होता है अंत्य। ठीक है, हाँ, अंत्य का मतलब होता है अंतिम, अंतिम। ठीक है, और याद रखना, आपने देखा होगा अंत्याक्षरी आप शब्द लिखते हैं ना, वर्तनी शुद्धिकरण के लिए आता है। तो अंत्य शब्द में अक्षर प्लस ई ये जोड़कर आप लिखते हैं अंताक्षरी, जो बनता है शब्द। तो आप जब उसे लिखेंगे तो वो क्या होता है आपका
अंत्य। अब ये ए और ये ए मिलकर क्या बना देता है, आ बना देता है, और ये छ और र पे एक ही मात्रा, और शब्द हो जाता है आपका अंताक्षरी, या आपकी वर्तनी शुद्धिकरण में लिखवाया जाता है ये शब्द। तो आपको ये पता होना चाहिए उस तरह से। तो ये क्या है, एक सार्थक शब्द है आपका अंत्य। अंत्य संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है अंत, ठीक है, अंत। तो अंत्य संस्कृत में है और अंत हिंदी में कहते हैं, तो वही शब्द हमारा बनता है। तो जब हम आप अंताक्षरी कैसे खेलते हो, अंतिम वर्ण पर ही तो खेलते हो ना, अंत में जो अक्षर आता है उसी से अगला शुरू करते हैं, तो वही होता है। हाँ हाँ, तत्सम तद्भव कह सकते हो उसे, ठीक है। चलो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखिए, लिखो इसमें, जब एक ही वर्ग, जब एक ही वर्ग, ये वर्ण नहीं है, ये क्या है, वर्ग, ब्रैकेट में लिखो माधुर्य वर्ग, जब एक ही वर्ग के वर्णों के वर्णों की आवृत्ति के वर्णों की आवृत्ति लगातार होती है, वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। लिख लिया? अब देखो ध्यान से समझो, जल्दी से समझ लेते हैं इससे पहले कि हमारी क्लास बंद हो जाए अचानक से, है ना। तो अब पता नहीं है ना बैकअप पॉइंट कितनी देर तक के लिए है, कोई भरोसा नहीं है ना, आ जाए तो अच्छी बात है। तो ध्यान दो, हमने यहाँ पे एक शब्द लिखा है माधुर्य वर्ग और उसमें आगे लिखा है त वर्ग। याद रखना, जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं तो वर्णमाला में त वर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं, त, थ, द, ध, न, इसे हम त वर्ग कहते हैं, ठीक है। इसमें 5 वर्ण हैं, तो इन 5 ही वर्णों को हमने माधुर्य वर्ग के अंदर रखा है। माधुर्य वर्ग का मतलब क्या है, माधुर्य शब्द बना है मधुर से, ठीक है। तो ये वर्ण ऐसे वर्ण हैं, जब इन वर्णों का प्रयोग करके जो शब्द बने होते हैं तो बड़े ही मधुर लगते हैं। तो जिन पंक्तियों के अंदर इन वर्णों का प्रयोग होता है वहां पे मधुरता, मिठास आ जाती है। तो यहाँ ये कहा है कि जिस पंक्ति के अंदर श्रुत्यानुप्रास अलंकार पाया जाएगा उस पंक्ति के अंदर माधुर्य वर्ग से संबंधित वर्ण ही होते हैं। तो इसके कहने का मतलब है कि ये जो 5 वर्ण हैं तो आपको लगातार इन्हीं की आवृत्ति मिलेगी और शब्द में हर वर्ण के बाद मिलेगी। मतलब जैसे यहाँ देखो दिया है दिनांत था थे दीनानाथ, तो दिनांत में द दिया है, द यहाँ पर है, फिर न दिया है, न यहाँ पर है, इसी वर्ग का है, फिर त दिया है, त यहाँ है, थ यहाँ है, ठीक है, द दिया है, फिर ये द है, फिर इसके बाद न दिया है तो पंचमा अक्षर है ये, और थ दिया है तो ये यहाँ है। तो यानी इतने टुकड़े में लगातार केवल और केवल किस वर्ग के वर्ण हैं, त वर्ग के हैं। तो इस तरह से हम इसको क्या कहते हैं, श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं कि इसमें एक ही वर्ग की आवृत्ति हुई है वहां पर। इसी तरह से ता, दिन, दान, दीन, धन, धरनी, तो यहाँ पे दिया है द न तक, यहाँ पे लगातार त वर्ण की ही आवृत्ति हुई है। तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या होता है, श्रुत्यानुप्रास। अब ये जो मैंने आपको बताया, इस चीज को देखने के बाद ना छात्र अक्सर डर जाते हैं कि मैम इतना कैसे सोचेंगे। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ये तो उनके लिए है जिनका सब्जेक्टिव में दिया होगा, उन्हें डरने की जरूरत है कि इतना कैसे सोचेंगे। आपको तो जरूरत ही नहीं है, आपको तो हिंट मिल जाएगी 4 ऑप्शन से।
अगर 4 ऑप्शन में अलग ये नाम दिया है तो आप देख लेंगे, नहीं दिया है तो नहीं होगा। ठीक है, समझ गए ना बात को। अब ये 5 जो हमने पढ़े, इनको हम पढ़ते हैं याद करने के तरीके से। कैसे याद करेंगे जो हमने 5 पढ़ा है? मैंने आपको कहा था ना जादू दिखाऊंगी, तो बस क्या ये दीनानाथ होगा। ठीक है, दीनानाथ है यहाँ पर। क्या जी? कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये बताया गया है इसी वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होगी। केवल 2 ही वर्णों की आवृत्ति लगातार हो, उससे बने हुए हो, तो क्या दिक्कत है? इससे अलग अगर कोई आ जाएगा, जैसे यहाँ आ गया, इसके बाद ये फिर से शुरू हो रहा है यहाँ पर, तो ये ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे यहाँ तक आ गया तो ये ब्रेक हो गया। हमने उतना माना ही नहीं, हमने यहाँ तक माना है जहाँ तक लगातार आ रहा है। समझे? ठीक है। दीनानाथ ईश्वर के लिए भी आता है, लेकिन यहाँ पर सूर्य के लिए आ रहा है। क्यों आ रहा है ऐसे? दिनांत यानी दिन का अंत था, थे दीनानाथ मतलब दिन के स्वामी यानी सूर्य डूबते। सधैनु, धैनु में स लगा है, यानी धैनु के साथ गायों के साथ जो ग्वाल वाल थे वो कहाँ आ रहे हैं? घर, गृह आ रहे हैं। अब जहाँ पे आपने ये 5 अलग अलग देखे थे, वहीं पे आप इसकी शॉर्ट ट्रिक लिख लो, कैसे समझना है इसमें। जब हमने 6 का अनुप्रास पढ़ा था तो आपको पता है यहाँ पर हमने कितनी बार आवृत्ति करी थी? 2 वर्ण। तो इसके नीचे लिख लो 2 वर्ण, तो आपको पता चल जाएगा कि जिस पंक्ति में 2 वर्णों की आवृत्ति मतलब वर्ण की 2 बार आवृत्ति मिलेगी वो क्या होगा? 6 का अनुप्रास। और वृत्त्यानुप्रास में क्या था? 3 या 3 से अधिक वर्ण, तो इसमें लिख लो 3+। लाटानुप्रास में हमने क्या जाना था? कोई वाक्य या उपवाक्य, कोई वाक्य या उपवाक्य की आवृत्ति देखने को मिलेगी तो लाटानुप्रास हो जाएगा। अंत्यानुप्रास में अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण, और श्रुत्यानुप्रास में त वर्ण या त वर्ग। हाँ, ऐसे ये मत सोचना कि मान लो ऐसे त 2 बार आ गया तो इतने में ही हो जाएगा। कम से कम 5-10 मतलब 5-6 बार होना चाहिए तब आएगा, ये नहीं होगा। यानी शब्द बनना चाहिए, कम से कम 2 शब्द तो बननी चाहिए लगातार, तब होगा ये, ऐसे ही नहीं होगा। अब ये बताओ, याद हो जाएगा 5 सेकंड में आराम से। अनुप्रास अलंकार हमारा हमें पता है। अब एक चीज और ध्यान रखिए, यहां पर लिख सकते हैं छेका और वृत्त्या के अंदर जितने भी उदाहरण आएंगे इन सब को आप अनुप्रास में रख सकते हैं। मतलब ये कि अगर कोई उदाहरण दिया हुआ है, जैसे सूर समर करनी करही दिया हुआ है, अब आपको पता है कि इसके अंदर 6 का अनुप्रास है, लेकिन ऑप्शन में तो 6 का दे ही नहीं रखा। ऑप्शन में क्या दे रखा है? अनुप्रास दे रखा है, तो आप अनुप्रास में उसको रख सकते हैं। तो वृत्त्या और 6 का, इस दोनों के जितने भी उदाहरण होते हैं ये अक्सर हमसे किसके अंदर पूछे जाते हैं? अनुप्रास के उदाहरण करके पूछे जाते हैं। और बाकी ये तीनों जो है, जब इनसे संबंधित जब भी उदाहरण आएगा तो इन्हीं को पूछा जाएगा। यानी लाटा से होगा तो लाटा से पूछा जाएगा, अंत्या से होगा तो अंत्या से, श्रुत्ता से तो श्रुत्ता से। इन्हें अनुप्रास के अंदर करके नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो दोनों में अलग अलग होता है। तो ये यहाँ पे हमारा जो अनुप्रास अलंकार, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। अब इसके बाद हम कल की क्लास में करेंगे आगे, यानी इसके आगे का। तो अगर आपको किसी को कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ठीक, क्या कह रहे हो? समझी नहीं मैं।